कैंसर किसी को अगर हो जाता है, पहली चीज क्या करनी चाहिए? कैंसर पेशेंट्स विदाउट ट्रीटमेंट फास्ट करते हैं तो वो ज्यादा तेजी से डेथ की तरफ बढ़ते हैं। क्या ऐसा सिम्टम मुझे लग रहा है कि मानो कुछ भी लग रहा है मेरी बॉडी में, भाई मुझे अब डॉक्टर के पास विजिट कर लेना चाहिए। तो मुझे आप बताइए कि अल्कोहल से कितना रिस्क बढ़ता है कैंसर का? मान लीजिए अगर हमारी जनरेशन में किसी को हुआ, बिकॉज हमारे जीन्स वहीं से आए हैं, तो क्या हमें रिस्क ज्यादा है वर्सेस एक फैमिली है जिसमें कभी नहीं हुआ तो वहां पर रिस्क कम है? ऐसा कुछ है? अगर आप आंख खोल के गाड़ी चलाओगे तो भी एक्सीडेंट हो सकता है। उसका मतलब ये नहीं कि आंख बंद करके गाड़ी चलाओगे। दोस्तों, आज के हमारे गेस्ट हैं डॉक्टर जयेश शर्मा, एक जाने माने बहुत ही प्रसिद्ध ऑन्कोलॉजिस्ट सर्जन, मतलब कैंसर के सर्जन। बहुत ही लाखों लोगों की जान तो बचा ही रहे हैं और साथ में कैंसर के बारे में लोगों को अवेयर भी कर रहे हैं। सर, थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज ये जो टॉपिक है बहुत ही गंभीर, बहुत ही इमोशनल, मतलब हर तरह से देखें तो बहुत ही सीरियस टॉपिक है। और मैं चाहूंगा कि आज हमारे व्यूअर्स को ये पता लगे कि इस गंभीर बीमारी से हम बचे कैसे। पहली बात तो प्रिवेंशन इसका कैसे करें, है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। और साथ में ही इससे अगर हो भी जाता है किसी को तो कैसे उसको डील करें। और इसके बारे में ना बहुत सारी मिथ्स हैं, मतलब अफवाहें हैं बहुत ज्यादा सोशल मीडिया में कि किसी बाबा के पास चले जाओ, ये कर लो वो कर लो, बहुत सारी चीजें हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप, क्योंकि मेडिकल साइंस आपका बैकग्राउंड है, कितने ही सालों से आप इस नेक काम में जुड़े हुए हैं, तो मैं चाहता हूं कि हम इसको एक डीप में बारीकी से मेडिकल साइंस के हिसाब से समझने की कोशिश करें। और मैं ये पॉडकास्ट चालू करूं उससे पहले मैं दर्शकों से भी ये कहना चाहूंगा कि ये काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसको थोड़ा सा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ देखिएगा, व्हाट्सएप पे भेजिएगा, फेसबुक पे इसको शेयर करिएगा। और डॉक्टर जयेश के लिए आप एक कमेंट्स में ना थैंक यू लिखिएगा, क्योंकि संडे मॉर्निंग हम ये जब शूट कर रहे हैं ना, 11 बजे शूट कर रहे हैं सर। अभी अभी जस्ट मुझे सर बता रहे थे कि पेशेंट की कॉल थी और 5 मिनट्स लेट हुए, तो उन सब से समय निकाल के अवेयरनेस के लिए आपके लिए समय दे रहे हैं। तो थैंक यू सो मच जयेश सर, अपना समय देने के लिए। मैं चालू मोस्ट करना चाहूंगा कि आजकल इतने केसेस बढ़ गए हैं कैंसर के, तो क्या वजह है सर कि अचानक से पिछले 5 साल में बहुत ज्यादा केसेस निकल के आए हैं? रिलेटिव्स में, नेटवर्क में देखो, सब जगह एक ना एक केस कहीं मिलता ही है। तो क्या वजह है सर इसकी? तो ये 5 साल में नहीं हुआ है, ये पिछले करीब 30-40 साल से कंटिन्यूअसली कैंसर बढ़ रहा है। उसके दो तरह के रीजंस हैं, कुछ जो हमारे कंट्रोल में है और कुछ हमारे कंट्रोल में जो नहीं है। तो सबसे पहला तो एक एक्चुअली मेडिकल साइंस जो एडवांस हुआ है वो भी कैंसर के बढ़ने का रीजन है। नहीं, गलत मत समझिए, डायरेक्टली नहीं। इन द सेंस कि देखिए क्या है, ह्यूमन लाइफ की मोर्टेलिटी ना 100% है। आज से आप 50 साल पुरानी मूवीज देखो तो उसमें किसी को टीबी हो गया तो अब तो वो भगवान को प्यारा होने वाला है। 30 साल पहले की मूवी में किसी को हार्ट अटैक आया तो वो तो अब गया। अब ट्यूबरकुलोसिस से मरते हुए आई एम श्योर हमारे व्यूअर्स में किसी ने नहीं देखा होगा किसी को। किसी की मलेरिया से डेथ होना इज एक्सट्रीमली रेयर। डेंगू से, इन सब चीजों से हम अब बच जा रहे हैं। अ, जब मैं एमबीबीएस पढ़ रहा था 1990s में, तब चाइल्डहुड मोर्टेलिटी, 1 साल से पहले जो 1 साल जो बच्चे अटेन नहीं कर पाते थे वो इंडिया में 6% था। 6% बच्चे 1 साल की एज तक नहीं पहुंच पाते थे। अब वो 0.1% हो गया है। चाइल्डहुड डिजीजेस को वैक्सीनेशन से, एंटीबायोटिक्स से हमने बहुत हद तक मैनेज कर लिया है। तो देखिए, भगवान के पास कुछ ही बहाने बचे हैं अब हमको बुलाने के लिए। तो या तो हमारी लाइफस्टाइल बहुत ही खराब हो, हम ट्रीटमेंट ही ना करें, हमारी डायबिटीज हम बढ़ने दें, किडनीज फेल हो जाएं, और वो एक तरीका है। या तो फिर जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है कैंसर का रिस्क बढ़ता है। अभी हम अगर बात करेंगे कि कैंसर क्या होता है और कैसे होता है तो उससे हमको समझ में आएगा कि एज के साथ कैंसर का रिस्क बढ़ता है। इंडिया की एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो 1950s में 30-35 साल थी, आज 75 साल है। तो अब ज्यादा लोग ओल्ड एज तक पहुंच रहे हैं। कैंसर ओल्ड एज की और एकदम यंग बच्चों की बीमारी है ज्यादातर। यंग लोगों में अभी जो होने लग गया है वो प्रिवेंटेबल कारण है, उसके ऊपर अब हम आएंगे। और अभी भी इंडिया के 60% कैंसर्स 60+ एज ग्रुप में हैं।
जबकि इंडिया की एवरेज पॉपुलेशन हमको पता है 25-26 के आसपास है। तो भी 60% कैंसर 60+ पॉपुलेशन में है, जो बहुत छोटा पार्ट है हमारी टोटल पॉपुलेशन का। तो ओल्ड एज में कैंसर होना ये एक लाइफ का पार्ट है कि कुछ लोगों को होगा, जैसे कुछ लोगों के बाल उड़ेंगे, कुछ लोगों के बाल सफेद होंगे, वैसे ही कुछ लोगों को ओल्ड एज में कैंसर होगा। एक वो रीजन है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। दूसरा रीजन ये है कि हमारी लाइफस्टाइल बहुत ज्यादा पहले से खराब हो गई है। हमारे जितनी भी चीजें हमको नहीं खानी चाहिए, वी विल टॉक अबाउट इट, हम उसमें ज्यादा घुसते जा रहे हैं, घर के खाने से बाहर के खाने पे जाते जा रहे हैं। पहले सिगरेट कॉमन थी, अभी सिगरेट थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन गुटखा उससे कहीं ज्यादा बढ़ गया है। तो ये मेरा यंगेस्ट जो ओरल कैंसर का पेशेंट था वो 19 साल का था, उसने 8 साल की एज से गुटखा खाना चालू कर दिया था। तो 19 साल की एज में उसको अच्छा खासा कैंसर हो गया था। काफी एडवांस कैंसर लेके आया था, अभी ठीक है, लेकिन गुटखा बढ़ता जा रहा है, अल्कोहल बढ़ता जा रहा है, हमारी लाइफस्टाइल में एफर्ट फिजिकल एक्टिविटी लगभग खत्म ही हो गया है। ये बहुत सारे रीजंस हैं कैंसर बढ़ने के। इनमें से कौन से ज्यादा इम्पोर्टेंट है, कम इम्पोर्टेंट है, अपन डिटेल में बात करें। थैंक यू डॉक्टर सर, इसके बारे में आपने समझाया। आपने कहा एज जैसे जैसे बढ़ रही है, मतलब ज्यादा जब एज हो जाती है तो रिस्क बढ़ जाता है। तो क्या जैसे अभी हम लोग यंग एज में है, मान लीजिए 35 में कोई है, 30 में है, 40 में है, तो 40 से कम हम मान के चलते हैं कि ओवरऑल यंग एज है। अरे नहीं, क्या मैं 52 का हूँ, मैं भी यंग हूँ। कैसे बोल रहे हैं सर, आप मेरे से ज्यादा यंग लग रहे हैं एक्चुअली। आप? मैं जो ये कहना चाह रहा था, जो आपसे सवाल पूछना चाह रहा था, वो ये पूछना सॉरी, चाह मैं रहा था ज्यादा कि देर सीरियस नहीं रह सकता। नहीं, अच्छा नहीं, बहुत अच्छा है सर एक्चुअली, क्योंकि ये टॉपिक काफी गंभीर है और इसमें थोड़ा सा अगर एक ह्यूमर का तड़का लग जाए तो हमारे व्यूअर्स के लिए भी थोड़ा लाइट अप मोमेंट हो जाएगा। तो बहुत अच्छा करा आपने बीच में ये थोड़ा सा एक जोक लेके आए आप। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था सर कि जैसे यंग एज में अगर ऐसी, जैसे आपने लाइफस्टाइल की कुछ बात करी, मे बी उस पर थोड़ा सा मैं जूम इन करना चाहूंगा और ये समझना चाहूंगा कि अगर मैं 30 का हूँ, 35 का हूँ, 40 का हूँ, और मैं चाहता हूँ कि यार यू नो व्हाट, 60 के बाद लाइफ एनीवेज बहुत डिफिकल्ट होती है। अगर हम कैंसर की बात ना भी करें, इन जनरल भी बहुत डिफिकल्ट होती है, नीज करेक्ट। की प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम। तो मैं लाइफस्टाइल अपनी क्या क्या चेंज कर लूँ 25, 30, 35, 40 में, जिससे कि 60 के बाद मुझे रिस्क जो कैंसर की है वो कम हो, मतलब जितना कम हो जाए, करेक्ट। जितना मैं कंट्रोल में कर सकता हूं। करेक्ट। तो क्या आप लाइफस्टाइल हैबिट्स की बात करोगे, टॉप 2 3 आपके दिमाग में क्या होगी? आपने बहुत सही टर्म यूज किया कि रिस्क को कम करना है। जैसे रिस्क को जीरो करना पॉसिबल नहीं है। जैसे हम रोड पे निकल रहे हैं गाड़ी लेके, तो एक्सीडेंट का चांस जीरो करना पॉसिबल नहीं है, बट उसको जितना हो सके हम सेफ ड्राइविंग से, अच्छी गाड़ी से, जो भी करके अपना रिस्क को कम कर सकते हैं। सो दैट इज द फर्स्ट पॉइंट, बहुत अच्छी बात आपने बोली। दूसरा, सिंपल लाइफस्टाइल इसका आंसर है। तो लाइफ में जितनी भी चीजें हम सिंपल वर्ड्स में बोलें तो सिंपल घर का खाना खाना है, जिसमें बैलेंस रहे, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, फाइबर, इन चार चीजों का एक अच्छा बैलेंस रहे। बैलेंस के बारे में अपन बात कर सकते हैं कि क्या प्रोपोर्शन होना चाहिए। एक्टिव लाइफस्टाइल रहे, दिन भर अ, हम काउच पे या चेयर पे पड़े ना रहें, जितना हो सके फिजिकली एक्टिव रहें, नशे से दूर रहें, और बस इतना ही करना है। और इसको एक सिंपल वर्ड्स में हमारे ऋषि बोल के गए थे, सात्विक लाइफस्टाइल, कि खाना जरूरत से ज्यादा मत खाओ, जितना जरूरत है उससे कम खाओ, सिंपल खाना खाओ, फ्रेश फ्रूट्स, फ्रेश वेजिटेबल्स पे ज्यादा फोकस रखो, और हर तरह की, जिसको बोलते हैं, गलत आदतों से दूर रहो। बस इतना ही करना है। ओके सर, इसमें बोलना मुझे, कितना सिंपल है। हाँ नहीं, बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, लेकिन आज आजकल क्या है ना, मेरा मानना है कि सिंपल हैज बिकम कॉम्प्लेक्स। यस। क्योंकि एक तो लोग सिंप्लिसिटी को बोरिंग मानते हैं। अब जैसे यस। हम लोग जैन्स हैं सर, तो हम लोग जैन डाइट फॉलो करते हैं, और हमारे यहाँ पे तो मेरी मदर हैं, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स थे, वो 5:30 हमारे किचन क्लोज हो जाता था इवनिंग में। या
और या आप सोचिए इंटरमिटेंट जो फास्टिंग का कॉन्सेप्ट जो अभी बहुत रिसेंटली काफी बिल्कुल। पॉपुलर हुआ है, वो सदियों से है। और जैनिज्म में नहीं, हिंदुइज्म में देखें आप, सात्विक भोजन को बहुत महत्व दिया गया है ना। मेरा क्वेश्चन इसमें एक ये था आपसे कि बैलेंस डाइट की आपने बात करी जो काफी एक इंपॉर्टेंट है, जनरली भी इंपॉर्टेंट है। सर मीट जो नॉनवेज जो लोग खाते हैं, जिसको वो प्रोटीन का एक डाइट मान के चलते हैं, और एक जो प्योर वेजिटेरियन इंसान है, इनमें मैं समझना चाहूंगा कि कुछ ऐसा है कि अगर हम मीट नहीं खाएं तो कैंसर होने के रिस्क कम है, या फिर ऐसा कोई मतलब प्रूवन कोई एक रिपोर्ट या स्टडी नहीं एक्चुअली है। एक ही चीज है कि जो हाईली प्रोसेस्ड मीट्स हैं, जो थैंकफुली इंडिया में इतने कॉमन नहीं है, बेकन, सॉसेजेस, सलामीज, ये वेस्ट में ज्यादा यूज होते हैं। हाईली स्मोक्ड मीट्स जो इंडिया के सिर्फ एक रीजन में ज्यादा कॉमन है, नॉर्थ ईस्ट में, जो मीट को स्टोर करने के लिए उसको स्मोक करते हैं जिससे उसका मॉइस्चर ड्राई हो जाता है और वो लॉन्ग टर्म तक यूज किया जा सकता है। उसके क्लियर लिंक हैं कैंसर से। अगर आप रोज वो खा रहे हो तो आप कुछ तरह के कैंसर्स का रिस्क 5 से 10% हर 10 साल में आपका बढ़ रहा है। रेड मीट के एक्सेस कंजम्पशन से लिंक है, बट वो भी इंडिया में रेड मीट ज्यादातर जो यूज होता है वो बकरी का होता है, उससे कम प्रॉब्लम है। पोर्क और बीफ के क्लियर कोरिलेशन है कैंसर से, अगर एक्सेसिव लिए जाए तो। एंड थैंकफुली इंडिया में उतना ज्यादा कंजम्पशन उसका नहीं है। वेजिटेरियन डाइट इन जनरल, प्लांट बेस्ड डाइट, जितना भी आप वेस्टर्न लिटरेचर पढ़ोगे तो वो बोलते हैं प्लांट बेस्ड डाइट, प्लांट बेस्ड डाइट। वो एक्चुअली इंडिया में जो अपने आप को नॉन वेजिटेरियन भी बोलते हैं, उनकी भी डाइट प्लांट बेस्ड ही होती है। नॉन वेजिटेरियन फूड उसका 5-10%, 20% से ज्यादा नहीं होता है। इसलिए इंडियंस के लिए जो नॉर्मल इंडियन डाइट है उसमें आप थोड़ा सा अगर नॉन वेजिटेरियन वो ले रहे हैं तो भी वो कैंसर के लिए ओके है, और अगर उसकी जगह आप वेजिटेरियन प्रोटीन्स ले रहे हैं तो वो भी सही है। बैलेंस बिगड़ना नहीं चाहिए। बहुत ज्यादा एक्सेसिव नॉन वेजिटेरियन फूड भी नहीं होना चाहिए, और वेजिटेरियन फूड में आपको कॉन्शियसली प्रोटीन्स को ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया का जो नॉर्मल वेजिटेरियन फूड है वो उतना ज्यादा प्रोटीन रिच नहीं है। हम में से 80-90% लोग जितना प्रोटीन हमको लेना चाहिए उतना नहीं ले पा रहे हैं। ठीक है, ठीक है। अम, सर आपने बात करी बैलेंस फूड की, तो आपने उसमें फाइबर्स की बात करी, कार्ब्स की भी बात करी, प्रोटीन्स की भी बात करी। मैं शुगर का रोल समझना चाहूंगा, क्योंकि सर मैं पर्सनली बात करूं और मेरे जैसे बहुत लोग होंगे, कहते हैं ना भारत में, मैंने ये कहावत सुनी है, कहावत क्या, और ये मतलब मुझे दिखती भी है, आप जाओगे तो एक स्वीट वाले की शॉप के बाजू में आपको मेडिकल वाले की दुकान मिल जाएगी, क्योंकि क्योंकि दैट्स हाउ वी इंडियंस बैलेंस इट ऑटोमेटिकली, कि स्वीट्स खाते हैं, समोसेस खाते हैं, वो सब खाते हैं, और पास में ही मेडिकल वाले की शॉप भी होती है। सर बिल्कुल। शुगर का क्या रोल है कैंसर में, ये मैं थोड़ा समझना चाहूंगा। तो शुगर, एक्सेस शुगर किसी के लिए अच्छा नहीं है। शुगर का जो, जब मैं बैलेंस डाइट की बात कर रहा था, तो जो रिफाइंड शुगर है, रिफाइंड शुगर में सफेद शुगर, खांड, गुड़, शहद, पाम शुगर, जितने भी तरह के वो हैं वो सब आ गए। तो जो शुगर है वो टोटल कैलोरीज का 10% से कम होना चाहिए। तो एक नॉर्मल इंडियन के लिए 5-6 चम्मच इज अ रीजनेबल नंबर, अगर आप रोज ले रहे हैं। बट क्या होता है, अगर आप 5-6 चम्मच रोज लोगे, फिर किसी का बर्थडे है तो उस दिन तो एक केक खाई लिया या मिठाई खाई ली, या त्योहार है तो उस टाइम पे, तो वो एवरेज बढ़ जाता है। तो डेली मैं बोलता हूँ दिन में 3-4 चम्मच तक शुगर से हमको कोई नुकसान नहीं है। उससे ज्यादा अगर लेते हैं तो उससे कैंसर नहीं होता है। एक ये भ्रांति बहुत फैली हुई है कि शुगर फीड्स कैंसर। शुगर डायरेक्टली कैंसर को प्रमोट नहीं करता है, वो मिसअंडरस्टैंडिंग है साइंस का, जो बहुत सारे पॉपुलर साइंस सिखाने वाले जिनने खुद कभी साइंस नहीं पढ़ा है वो फैला रहे हैं। शुगर से हमारा मोटापा का चांस बढ़ता है, और शुगर से हमारे इंसुलिन बैलेंस बिगड़ने का चांस बढ़ता है। ये दोनों चीजें एक्सेस शुगर से होती हैं। तो एक्सेस शुगर हमारे लिए खराब है। नॉर्मल अमाउंट्स ऑफ शुगर, दिन में 5-6 चम्मच शुगर ऑन एन एवरेज किसी के लिए खराब नहीं है। उसमें चाय भी आ गई, उसमें बिस्किट भी आ गया, उसमें आपका ओकेजनल जो मिठाई है वो भी एवरेज आउट होके आ गया। ओके, ओके, ठीक है, ठीक है।
सर जैसे फूड की ही सिंस हम बात कर रहे हैं, तो जैसे हमने सुना भी है हल्दी, हल्दी को बहुत मतलब अब मुझे नहीं पता कि मिथ है या फिर ये सच्चाई है कि हल्दी में करक्यूमिन जो होता है उससे कैंसर के होने की रिस्क कम हो जाती है। तो कितना सही है ये मैं आपसे समझना चाहूंगा कि बहुत लोग ना, मैंने जैसे मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मैं अब इससे गुजरा हूँ, मेरे परिवार में मेरे पिताजी को हुआ था 2017 से 2019 के बीच में। तो यकीन नहीं मानोगे, हमने भारत में जितने भी सारे इसके बारे में जो इलाज हैं या जो टिप्स हैं, है ना, वो सबको हमने फॉलो करने की कोशिश करी कि भाई किसी तरह से हम बचा पाएं। अनफॉर्चुनेटली नहीं बचा पाए, वो अलग बात है, लेकिन मैं चाहता हूं कि जिस दौर से मैं गुजरा, एक पागलपन था, एक जुनून था कि जिसने जो बोला वो किया, क्योंकि उस वक्त सूझता नहीं है इंसान को कुछ भी। तो मैं एब्सोल्युटली। चाहता हूं कि कौन सी चीजें हैं जो हम फालतू में ना करें, और मतलब क्योंकि पेशेंट को, जब कोई पेशेंट हो जाता है तो उसको इतनी इरिटेशन होती है। मैंने देखा है अपने फादर को, डैड को देखा है, वो बोलते थे कि यार अभी आपने मुझे ये दिया है, आधे घंटे बाद फिर आप ये लेके आ गए, फिर आप लेके आ गए, तो हल्दी करक्यूमिन जो है उसका क्या रोल है, इसके ऊपर कुछ स्टडीज हैं कि क्या आप कहना चाहेंगे? बहुत स्टडीज हैं। क्यूरक्यूमिन आई थिंक जितने भी सप्लीमेंट्स हैं उसमें सबसे वेल स्टडीड सप्लीमेंट है। तो लैब्स में अगर हम सेल्स को उससे एक्सपोज करते हैं तो उसके एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज देखे गए हैं। अनफॉर्चुनेटली आप हल्दी खा रहे हैं या क्यूरक्यूमिन टैबलेट खा रहे हैं, वो आपकी बॉडी में, आपके सेल्स में, आपके ब्लड में पहुंचता नहीं है। हार्डली 0.1% के आसपास अब्जॉर्ब होता है। किसी किसी स्टडी में 0.01% के आसपास अब्जॉर्ब होता है, जितना आप खाते हो उसमें से। अ, अच्छी बात यह है कि हमारी बॉडी को उससे ज्यादा की बहुत ज्यादा जरूरत भी नहीं है। थोड़ा सा भी अगर जाता है तो वो थोड़ा बहुत बेनिफिट दे देता है। बट ह्यूमन ट्रायल्स में किसी भी ट्रायल में ये नहीं आया है कि जो लोग हल्दी या कुरकुमिन ज्यादा खाते हैं उनको कैंसर होने का रिस्क कम है, या उनको कैंसर से रिकवरी का चांस ज्यादा है। क्योंकि उसका जो इफेक्ट है वो लैब कंडीशंस में तो है, बट रियल लाइफ में और लैब में बहुत अंतर होता है। उसका इफेक्ट इतना छोटा है कि वो जो बाकी के लाइफस्टाइल के फैक्टर्स हैं उसमें वो बहुत दब जाता है। और ये चीज ज्यादातर जितनी भी चीजें सप्लीमेंट्स की तरह से बेची जाती हैं और जितनी भी चीजें आपको ये सुपर फूड की तरह से बेची जाती हैं, ज्यादातर का यही प्रॉब्लम है कि वो जो बोल रहे हैं कि इससे इन्फ्लेमेशन कम होगा, इसके एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज देखे गए हैं। अभी बी वेनम का चल रहा था कि मधुमक्खी के वेनम को अगर हम कैंसर सेल में इंजेक्ट कर दें तो वो सेल मर जाएगा। तो वो तो आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी उसमें इंजेक्ट कर दोगे तो वो सेल मर ही जाएगा। लेकिन वो एक एक सेल में इंजेक्ट करने कैसे जाओगे आप? जी जी अ, तो ज्यादातर इन चीजों का जो इफेक्ट है वो बहुत माइनर है। हमारे लाइफस्टाइल का और हमारे जेनेटिक्स का इफेक्ट उससे कहीं ज्यादा है। तो थ्योरेटिकली अगर आप नदी में एक बाल्टी पानी डाल दोगे तो नदी का लेवल बढ़ेगा, बट उससे कितना फर्क पड़ेगा प्रैक्टिकली वो आपको, हमको, सबको पता है। जी तो इसीलिए इसको एज अ मिरेकल ना देखें इसको। जस्ट एक अच्छी चीज है जो हमारी डाइट का पार्ट है, उसको अपने डाइट में बना के रखें, उतना काफी है। और इंडियन डाइट में कि अगर आप नॉर्मल घर का बना हुआ इंडियन खाना खा रहे हो तो उसमें जितनी हल्दी हमको जाती है उतनी काफी है। हमको किसी को हल्दी का दूध पीने की और क्यूरक्यूमिन के कैप्सूल खाने की किसी को जरूरत नहीं है। जितनी जितना क्यूरक्यूमिन हमारे खाने के साथ अब्जॉर्ब होता है उतना क्यूरक्यूमिन काफी है। और क्यूरक्यूमिन का अब्जॉर्प्शन का एक ट्रिक भी है जो बेसिकली हमारा तड़का है। तो उसमें अगर हम काली मिर्च और फैट्स के साथ अगर हम क्यूरक्यूमिन लेते हैं तो उसका अब्जॉर्प्शन थोड़ा सा बढ़ जाता है। थोड़ा सा नहीं, काफी 15-20 टाइम बढ़ जाता है। तो इसलिए ये दो इसीलिए हल्दी का तड़का लगता है, काली मिर्च का तड़का लगता है। और इंडिया में लाल मिर्च, हरी मिर्च अभी 500 साल पहले ही आई है, पोर्चुगीज ही लेके आए हैं। तो उसके पहले जो भी मिर्च डिस्क्राइब्ड है किसी भी खाने में, उसके पहले काली मिर्च ही थी। 500 साल पहले इंडिया में हरी मिर्च और लाल मिर्च थी नहीं। तो हल्दी अच्छी है, खाने के साथ लीजिए, अलग से टैबलेट्स की जरूरत नहीं है, अलग से उसका दूध पीने की और काढ़ा पीने की जरूरत नहीं है। जस्ट अपने खाने के साथ थोड़ा सा ले लीजिए और उसको तड़के के पार्ट की तरह से लीजिए जिससे उसका अब्जॉर्प्शन बेटर हो, बस। जी जी जी। सर आपने एक
हेरिडिटरी का एक वर्ड यूज करा कि मान लीजिए अगर हमारी जनरेशन्स में किसी को, मान लीजिए जैसे अब मेरे पिताजी को हुआ कैंसर, तो क्या बिकॉज हमारे जीन्स वहीं से आए हैं, तो क्या हमें रिस्क ज़्यादा है वर्सेस एक फैमिली जिसमें मतलब ऑल अदर फैक्टर्स बीइंग इक्वल, जो एक फैमिली है जिसमें कभी नहीं हुआ तो वहां पर रिस्क कम है, ऐसा कुछ है या फिर मतलब ऐसा तो नहीं ये है कुछ भी? जो कैंसर का जो जेनेटिक बेसिस होता है वो, तो जेनेटिक्स और इनहेरिटेड में अंतर होता है। जैसे बच्चों को जितने भी कैंसर्स होते हैं वो उनके पैदाइशी जीन में ही कुछ प्रॉब्लम होता है, उस वजह से होते हैं, बट वो जरूरी नहीं है कि उनके पेरेंट्स से आए हों। हम कोई भी अपने पेरेंट का एग्जैक्ट कॉपी नहीं होता है, हम हर एक में नए जीन्स बनते हैं। कभी कभी वो जीन्स डेंजरस होते हैं और उसकी वजह से कैंसर हो जाता है। बच्चों के ज्यादातर कैंसर उसी वजह से होते हैं। तो एक तो वो जेनेटिक बेसिस है जिसको जिसका फैमिली हिस्ट्री से कोई रिलेशन नहीं है। दूसरा वो जेनेटिक फैक्टर होते हैं जो इनहेरिटेड होते हैं। तो इनहेरिटेड कैंसर्स का रिस्क हम तब सस्पेक्ट करते हैं जब आपकी फैमिली में बहुत लोगों को यंग एज में, 40 से कम की एज में कैंसर हुआ है। आपके क्लोज रिलेटिव्स में 3-4 लोगों को सेम टाइप के कैंसर हुए हैं, या आपके मल्टीपल जनरेशन्स में एक ही कैंसर बार बार आता जा रहा है, तो हम फैमिली हिस्ट्री के रिस्क सस्पेक्ट करते हैं और तब उसके लिए कुछ टेस्टिंग करने की जरूरत पड़ सकती है। ज्यादातर कैंसर्स जो होते हैं वो या तो फैमिलियल नहीं होते हैं। तो जैसे ब्रेस्ट कैंसर और ओवेरियन कैंसर, ये दो सबसे कॉमन कैंसर्स हैं जिसमें फैमिली लिंक बहुत स्ट्रांग है। तो ब्रेस्ट कैंसर के 10% इनहेरिटेड होते हैं, ओवेरियन कैंसर के 15%। मतलब जिनमें सबसे कॉमन जो कैंसर्स हैं जिसमें इनहेरिटेंस का लिंक है, उसके भी 80 to 90% इनहेरिटेड नहीं होते हैं। इसलिए फैमिली हिस्ट्री नहीं है इसलिए मैं सेफ हूँ, ये एक्चुअली एक बहुत प्रॉब्लमेटिक सोच है। इसकी वजह से बहुत लोग डॉक्टर के पास जाते नहीं है टाइम पे, क्योंकि उनको लगता है नहीं नहीं हमारी तो फैमिली में किसी को नहीं हुआ है तो अपने को होने का चांस बहुत कम है। और जिनकी फैमिली हिस्ट्री होती है वो हर छोटी चीज को कैंसर समझ के बार बार डॉक्टर के पास जाते हैं, तो उसकी भी जरूरत नहीं है। तो जैसे अगर मैं यही एग्जांपल देता हूँ कि हमारी फैमिली में ना सिर्फ जेनेटिक्स सेम नहीं होते हैं, लाइफस्टाइल भी सेम होती है, हमारा खाना भी सिमिलर होता है, हमारी आदतें भी सेम होती हैं। तो बाप बेटा साथ में बैठ के अगर गुटखा खा रहे हैं या सिगरेट पी रहे हैं और उन दोनों को कैंसर हो रहा है, तो वो बेटे की बहन को नहीं होएगा, क्योंकि वो नहीं खा रही है। तो बहुत सारी चीजें जो एक फैमिली में रन करती हैं वो फैमिली हैबिट्स की वजह से भी होती हैं। सबके सब मोटे हैं तो सबको हार्ट डिजीज का, कैंसर का, डायबिटीज का रिस्क ज्यादा है, क्योंकि सबका खाना और लाइफस्टाइल सेम है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपने एक पॉइंट बताया सर, क्योंकि मैं काफ़ी नोट करता हूँ मेरे आसपास की जो फैमिलीज होती हैं, कपल्स होते हैं, और मैं ये देखता हूँ कि अगर जनरली मैंने ये नोट करा है कि हस्बैंड वाइफ दोनों या तो बहुत फिट होते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक दूसरे को, या तो उनका लाइफस्टाइल जैसे आपने बताया कि वो एक दूसरे को इंस्पायर भी करते हैं कि यार मुझे भी जाना है, आप भी जाओ, साथ में करते हैं। और कई बार मैंने ऐसे देखा कपल्स जो दोनों ही बहुत अनफिट होते हैं, और वो जो हैबिट्स जो आप बता रहे हो दैट इज इंपॉर्टेंट, एंड आई फील समवेयर वन ऑफ द फैमिली मेंबर नीड्स टू टेक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी कि यार खुद तो फिट रहो ही, और अपने परिवार को भी थोड़ा सा पुश करो, क्योंकि ये चीज ऐसी है, थोड़ा सा फिटनेस या लाइफस्टाइल का जो चेंज है, इट रियली नीड समटाइम्स अ लिटिल बिट ऑफ पुश फ्रॉम ईच अदर एज ए फैमिली मेंबर। और मैं आपको रिसेंटली अपना एग्जांपल बताऊं तो मैंने अभी 1 जनवरी से एक रूल, मेरे घर में 2 बेटियां हैं, मेरे वाइफ है, तो मैंने एक रूल लागू कर दिया कि भाई 8 बजे के बाद मोबाइल कोई नहीं देखेगा। अब वेरी गुड। 8 बजे भी मतलब मुझे लगता है बहुत, अभी भी मतलब मैं बहुत बैकवर्ड हूं इस मामले में, लेकिन एटलीस्ट मैंने वो 8 से 10 का जो पीरियड था, 2 आवर्स का सोने से पहले का, उसको कट करने की कोशिश करी है। वेरी गुड। तो आपने सही बताया कि अगर फैमिली भी है तो उसमें कैसे, क्या डायनेमिक्स हैं अंदर फैमिली में, वो काफी डिसाइड करेगा कि आप किस तरह का लाइफस्टाइल जी रहे हो। सर आपने अल्कोहल बिल्कुल। की बात करी, सिगरेट्स की बात करी, तंबाकू की बात करी, ये जो 3 नशीले पदार्थ हैं जो बहुत ही मतलब, मैं गुड़गांव रहता हूं और मैं शराब का तो यहाँ पे जो, आई डोंट नो सर, कभी आप गुड़गांव में आपने नोट करा हो तो वाइन शॉप्स को ना यहाँ पर दुल्हन के जैसे डेकोरेट किया जाता है। आप कभी भी आ जाइए यहाँ पे। और जब मैं पहली बार लंदन से यहाँ आया और मैं जब रहने लगा यहाँ पे, अभी 2022-23 में जब मैं आया था, तो मैंने जब देखा यहाँ पर, मैंने कहा यार ये क्या है, मतलब
बाकी रोड्स इतने घटिया हैं, बाकी सारी चीजें बहुत बेकार हैं इंफ्रा वाइज, और यहाँ पे एक बहुत बड़ी ग्रैंड शॉप है जो एकदम 5-7 स्टार जैसी है, और इसको दुल्हन के जैसे सजाया गया है। तो अल्कोहल बहुत ज्यादा यूज होती है जितना मुझे समझ में आ रहा है। तो मुझे आप बताइए कि अल्कोहल से कितना रिस्क बढ़ता है कैंसर का, किस तरह के कैंसर हो सकते हैं? तो अल्कोहल एक्चुअली ना, ये जो हम बोल रहे हैं कि कैंसर क्यों बढ़ रहा है, उसमें एक बहुत मेजर चेंज है अल्कोहल कंजम्पशन। मुझे अभी भी याद है, कभी हम बच्चे ना जब छोटे छोटे थे, पता है वो अंकल दारू पीते हैं, मतलब दैट वाज अ रेयर थिंग एंड समथिंग जो बहुत कम लोग करते थे। और अब दारू नहीं पीते हो? कैसे आदमी हो, दारू नहीं पीते हो? और और ये पहले आदमियों में ही था, पहले 90% कंजम्पशन मेल्स का था। अभी मेल्स एंड फीमेल्स का रेशियो मोरलेस इक्वल है अल्कोहल कंजम्पशन का। तो ओवरऑल सोसाइटी में अल्कोहल कंजम्पशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। ना इस पे मैं मॉरलाइज नहीं कर रहा हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि भाई औरतों को नहीं पीना चाहिए और आदमियों को पीना अलाउड है। मैं बोल रहा हूँ सबको ही अल्कोहल लिमिट करना चाहिए। तो बहुत सारे लोग सेफ अल्कोहल कितना है वो पूछते हैं। वो 1980s में किसी वाइन मर्चेंट ने एक पेपर में आर्टिकल डाला था कि 2 पैग ऑफ अल्कोहल इज गुड फॉर योर हार्ट। वो कोई साइंटिफिक स्टडी नहीं थी, वो एक वाइन एसोसिएशन ने ये डाला था। तो वो उसको पत्थर की लकीर मान के लोग आज तक बैठे हुए हैं। जी। और साइंटिस्ट तब से लेके आज तक चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं देर इज नो सेफ लिमिट ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल का कोई भी ऐसा लिमिट हमको नहीं मिला है जिसमें कि आपकी बॉडी को रिस्क नहीं बढ़ता है। और कैंसर एक रिस्क है, लिवर के प्रॉब्लम्स दूसरा रिस्क हैं, बहुत सारे इश्यूज हैं, साइकोलॉजिकल इश्यूज एंड ब्रेन में फिजिकल चेंजेस आना, बहुत सारी चीजें होती हैं जो अल्कोहल से बहुत क्लोजली कोरिलेटेड है। कैंसर्स की बात करें तो वो जहां जहां पांव पड़े संतन के तहां तहां बंटा धार। तो मुंह से लेके इसोफेगस से लेके स्टमक, और फिर वो फिल्टर होके लिवर में जाता है, वो फिर वो फिल्टर होके पूरी बॉडी में फैलता है। ब्रेस्ट कैंसर्स के रिस्क बढ़ते हैं, स्टमक कैंसर, लंग कैंसर, लिवर कैंसर, इसोफेगस कैंसर्स, ओरल कैंसर्स, इन सब के रिस्क बढ़ते हैं। और क्योंकि ये लिवर से फिल्टर आउट हो जाता है, किडनीज में नहीं जाता, तो किडनी कैंसर के रिस्क बहुत कम बढ़ते हैं। बट उसके अलावा बॉडी में ज्यादातर तरह के कैंसर्स के रिस्क अल्कोहल से बढ़ते हैं। अल्कोहल इन इटसेल्फ हमारे लिए डेंजरस है, फिर जब वो लिवर में मेटाबोलाइज होती है तो कुछ एल्डिहाइड्स बनते हैं जो एक्चुअल नोन कार्सिनोजेंस हैं, जो हमारी बॉडी में सर्कुलेट होते हैं। और जहां जहां पे भी आपका कैंसर का रिस्क अगर इतना है तो वो उसको इतना ले जाएंगे। तो बॉडी में जितने भी कैंसर्स आपको होने का चांस है, उस चांस को वो मल्टीप्लाई करेगा। ब्रेस्ट कैंसर्स बढ़ने में अल्कोहल का एक मेजर कंट्रीब्यूशन है, साथ ही साथ ओबिसिटी का भी एक कंट्रीब्यूशन है। जी सर। जी सर, सिगरेट्स के बारे में तो मतलब अल्कोहल का तो फिर हमें कंजम्पशन, जो लोग बोलते हैं ना एक पैग या एक ढक्कन, मैंने सुना है बहुत कि यार खाने के बाद रात को एक ढक्कन लेके और सो जाओ, ऐसा बहुत लोग बोलते हैं, तो वो सब मतलब बेकार की तो बातें हैं। एक्चुअली नहीं, उससे कोई फायदा नहीं होएगा। और नुकसान तो धीरे धीरे करके बॉडी को होगा ही। कितना होगा वो आपका लक भी उसमें इन्वॉल्व है। और पता चलेगा कि नहीं चलेगा कि वो अल्कोहल की वजह से हुआ है। आपको ओल्ड एज में कमजोरी लग रही है, ये लग रहा है, वो लग रहा है, आप सोच रहे हैं मैं तो ऐसे ही ओल्ड एज में कमजोर सभी को होते हैं। बट मे बी आपको वो उसका इफेक्ट आ रहा है। जो तो ये जो छोटे छोटे डोजेस से जो नुकसान होता है क्यूमुलेटिव ओवर द इयर्स, उसको मेजर करना और क्वांटिफाई करना और ब्लेम प्लेस करना ये इजी नहीं है। बट इन जनरल पॉपुलेशन लेवल पे हम स्टडी करें तो जो भी पॉपुलेशन में एवरेज अल्कोहल कंजम्पशन 0 से थोड़ा भी ज्यादा है, तो वहां पे लाइफस्टाइल डिजीजेस ज्यादा ही होती हैं। ठीक है, ठीक है। सिगरेट्स के बारे में सर, सिगरेट्स के बारे में तो वार्निंग आता ही सेम है, वो तो सेम ही है, सेम ही कहेंगे आप? सेम है। सिगरेट का भी कोई सेफ डोज नहीं है, गुटखे का कोई सेफ डोज नहीं है। और बहुत सारे लोग मैं तंबाकू नहीं खाता, मैं सुपारी खाता हूँ, तो सुपारी इटसेल्फ इज अ कार्सिनोजन। जितना बड़ा सो अल्कोहल, टोबैको और सुपारी तीनों ग्रेड ए कार्सिनोजेंस है, मतलब जो हाईएस्ट रिस्क वाले कार्सिनोजेंस हैं ये तीनों ही हैं। तो गुटखा इसीलिए एक मेजर
वो है जिसमें 2 ग्रेड ए कार्सिनोजेंस एक साथ हैं, और साथ ही साथ जो कत्था है, वो कत्था भी कार्सिनोजन है, वो भी उसका पार्ट होता है। तो गुटखा हमारा वो, इसीलिए सब आजकल जुबान कैंसर ही बोलने लग गए हैं। जो जो भी ये खाते हैं उनकी जुबान कैंसर ही हो जाती है। हाँ नहीं, ये आपने अच्छा, ये आपने जो आई थिंक सिगरेट और ये अल्कोहल तो एक चीज़ हुई, लेकिन जो आपने बोला ना जुबां कैंसरी, जिसको आपने वर्ड मुझे काफ़ी पसंद आया है, क्योंकि मैं पूछने ही वाला था आपसे कि ये जो इलायची, इलायची के नाम पे जो बिक रहा है आजकल, ये भी हाँ, काफ़ी डेंजरस है, सुपारीज भी डेंजरस है, कत्था आपने बताया जो पान खाते हैं जो लोग, वो भी काफ़ी करेक्ट। डेंजरस है, और इनके फायदे ऐसे। रेगुलरली नहीं खाना चाहिए हाँ पान। डाइजेस्टिव है, कभी कभार आपने खा लिया वो भी बिना सुपारी का, तो इट इज नॉट बैड। बट हम उसको अपनी हैबिट बनाएंगे, दिन भर मुंह में रखेंगे, तो वो कभी ना कभी नुकसान करने ही वाला है। और पान एक्चुअली अब कम हो रहा है, क्योंकि अब पाउच खोलो और मुंह में डालो, वो ज्यादा आसान हो गया है। हाँ हाँ, जी जी जी। सर, आपने कैंसर के बारे में ये सब चीज़ें बताई, फूड हैबिट्स की हमने बात करी, अब मुझे आप ये बताइए कि चलिए, मैंने बहुत सारे लोग ऐसे देखे, मतलब मेरे घर में मेरे पिताजी जैसे थे, वो शराब नहीं पीते थे, और हम तो जैन हैं, घर का ही खाना खाते थे पूरा। तो अब आता है वो क्वेश्चन मेरा, जो लोग, जैसे आपने वो क्वीन मूवी में एक डायलॉग था ना कि गुप्ता जी, आई डोंट नो आपने वो सुना है कि नहीं, इससे तो गुप्ता कुछ जी। कर ही लिया होता, हाँ कुछ मतलब, नहीं किया फिर भी कैंसर हो गया। हाँ गुप्ता जी ना शराब पीते ना सिगरेट पीते ना कुछ करते, और इससे अच्छा कुछ कर ही लिया होता, वैसे ही अगर कैंसर। तो मैं ये पूछना चाह रहा था आपसे कि युवराज सिंह का मैं एग्जांपल लूं, मतलब एथलीट लेवल की बॉडी, बहुत फिट एंड शेट सब कुछ है उनके पास, जब था कैंसर, जब डिटेक्ट हुआ तब भी कैंसर हुआ, तो उसको आप बोलोगे कि ये है समथिंग जो हमारे कंट्रोल के बाहर है, लक कह लो उसको, उसको कर्मास कह लो, इज दैट व्हाट यू विल कॉल इट? सो अगर आप आंख खोल के गाड़ी चलाओगे तो भी एक्सीडेंट हो सकता है, उसका मतलब ये नहीं कि आंख बंद करके गाड़ी चलानी जी चाहिए। जी जी। तो ये वैसा ही है कि 100% गारंटी, आप एक सर्टेन चीज कर रहे हो तो आपको 100% गारंटी है। आप तो फाइनेंस वाले आदमी है, पूरा रिसर्च करके आपने इन्वेस्ट किया तो भी आपको नुकसान नहीं होगा, इसकी कोई गारंटी दे नहीं सकता है। तो ऐसी लाइफ में कोई गारंटीज होती नहीं है, बायोलॉजी में कोई गारंटीज होती नहीं है। सेम मच्छर 2 लोगों को काटेगा, एक को मलेरिया होगा एक को नहीं होगा। तो बायोलॉजी में प्रोबेबिलिटीज की बात होती है, इसीलिए इसको समझना बहुत मुश्किल है, इसीलिए इसमें फ्रॉडस्टर्स का बुद्धू बनाना इतना आसान हो जाता है। क्योंकि ये पूरा बायोलॉजी जो है वो गेम प्रोबेबिलिटीज का है। हम सबको एक सर्टेन प्रोबेबिलिटी है कैंसर होने की, सडन हार्ट अटैक की, दूसरी बहुत सारी तरह की बीमारियों की। हम उस प्रोबेबिलिटी को कम कर सकते हैं, जीरो नहीं कर सकते हैं। इसीलिए गुड लाइफस्टाइल के साथ सिम्टम्स का अवेयरनेस और स्क्रीनिंग रेगुलरली करना, ये दोनों भी उतने ही इम्पोर्टेंट हैं अगर हमको कैंसर को अपनी लाइफ को खराब नहीं करने देना है। सर, इन दोनों की बात करते हैं, क्योंकि आई थिंक हमने लाइफस्टाइल का काफी एक अच्छा डिस्कशन कर लिया। तो एक तो सिम्टम्स, और सिम्टम्स से भी पहले मान लीजिए सिम्टम्स नहीं भी हैं किसी को, नॉर्मल लाइफ जो जी रहा है इंसान, स्क्रीनिंग जो आपने बात करी, हर साल जैसे मैं एक फुल बॉडी टेस्ट कराता हूँ, और मुझे लगता है सबको कराना चाहिए, बहुत ही एक अच्छी आदत है, थोड़ा पैसा खर्च होता है, लेकिन आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल क्या है, शुगर क्या है, बीपी क्या है, उसका एक मॉनिटरिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कैंसर के लिए इज देयर एनी स्क्रीनिंग टेस्ट दैट कैन टेल अस कि भाई रिस्क बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, एटसेट्रा? नहीं, तो कैंसर के जो टेस्ट हैं वो बहुत स्पेसिफिक कैंसर्स के स्पेसिफिक एज ग्रुप्स में, 4 में भी हम बोल सकते हैं 5 कैंसर्स के टेस्ट हैं। बाकी कोई भी तरह की स्क्रीनिंग यूजलेस है। आजकल पॉडकास्ट पे जाके बहुत सारे लोग ब्रेस्ट कैंसर के लिए CA 15-3 करवा लो, जो ओवेरियन कैंसर के लिए CA 125 करवा लो, ऐसी फालतू की एडवाइस दे रहे हैं। वो ट्यूमर मार्कर्स होते हैं, वो क्यों काम नहीं करते हैं उस पर मैं आऊंगा। बट जो इंडिया के 3 सबसे कॉमन कैंसर हैं, उनका एक्चुअली जो 4 सबसे कॉमन कैंसर्स हैं उनका स्क्रीनिंग टेस्ट है। तो इंडिया का सबसे कॉमन कैंसर आज की तारीख में है ब्रेस्ट कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर का 40 की एज के बाद मैमोग्राफी ज्यादातर लोगों को पता है कि वो करना चाहिए, और ज्यादातर लोग फिर भी करते नहीं हैं। दूसरा जो चीज लोगों को नहीं पता है वो ये है कि 18 की एज से
सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन सबको चालू करना चाहिए। और उसके यूट्यूब पे भी ट्यूटोरियल्स हैं, आप किसी डॉक्टर के पास जाके भी एक बार सीख सकते हो। सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन 18 की एज से हर लड़की को करना चाहिए, और वो मैमोग्राफी के साथ भी चालू रखना चाहिए। उसके बारे में हमने भी कुछ वीडियोस में बताया है क्या करना है, बट उस डिटेल्स में अभी हम नहीं जाएंगे। और 25 की एज के बाद अगर आप एकदम सेफ होना चाहते हैं तो हर 3 साल में एक बार किसी डॉक्टर से मिलके एग्जामिन करवा लें। क्योंकि सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन इज जस्ट अवेयरनेस के लिए, कि आपको कुछ चेंजेस आए तो आपको पता चले। कई चेंजेस जो ट्रेंड नहीं है उनको पता नहीं चलते हैं, इसलिए 25 की एज के बाद हर 3 साल में एक बार किसी डॉक्टर से एग्जामिनेशन करवा लेना चाहिए। और फिर 40 की एज के बाद मेमोग्राफी, वो हर साल में या हर 2 साल में, हर कंट्री के अलग अलग प्रोटोकॉल हैं, बट ज्यादातर मैं बोलता हूँ 2 साल में एक बार भी करवाएंगे तो इट्स मोर देन गुड इनफ। दूसरा कॉमन कैंसर जो इंडिया का है वो है मुंह का कैंसर, ओरल कैंसर। तो हर 6 महीने में डेंटल चेकअप, आप इंडिया से बाहर अगर रहे हुए हैं तो आपको पता है कि हर कुछ महीने में या हर 6 महीने में या एक साल में आपको डेंटल चेकअप सब लोग करवाते हैं वहां पे। इंडिया में जब तक सिर पे प्रॉब्लम नहीं आए, दांत एकदम ही सड़ ना जाए, तब तक डॉक्टर के पास जाते नहीं है, या तो एकदम ही असहनीय दर्द ना हो जाए तब तक जाते नहीं है। तो हर 6 महीने में एक बार डेंटल चेकअप करवाना चाहिए। वो ज्यादातर मुंह के कैंसर्स को बहुत अर्ली स्टेज में पकड़ लेते हैं। स्क्रीनिंग क्यों करना है? स्क्रीनिंग इसलिए करना है, स्क्रीनिंग का मतलब होता है कि कैंसर बन गया है और वो तकलीफ दे उससे पहले उसको पकड़ के उसको जड़ से खत्म कर दें। तो ओरल कैंसर में, ब्रेस्ट कैंसर में और सर्वाइकल कैंसर में स्टेज 0 पे इसको पकड़ा जा सकता है। सर्वाइकल कैंसर मतलब महिलाओं का जो यूट्रस का कैंसर होता है, उसको भी स्टेज 0 पे पकड़ा जा सकता है। सिंपल सा टेस्ट होता है पैप स्मीयर, वो 3 साल में एक बार करवाना है। और एक वो हेपेटाइटिस बी वायरस की वजह से होता है, उसका डीएनए टेस्टिंग 5 साल में एक बार करवाना है। तो उससे क्लियर हो जाता है कि सर्वाइकल कैंसर होने का चांस है कि नहीं। और अगर एकदम स्टार्टिंग स्टेज में है तो उसको वहीं के वहीं कई बार ओपीडी बेसिस पे ही उसको निकाल के और खत्म किया जा सकता है। ये इतने सिंपली एंड विद ऑलमोस्ट 100% एक्यूरेसी ये 3 कैंसर्स खत्म हो सकते हैं अगर अपन स्क्रीनिंग रेगुलरली करें तो। चौथा कॉमन कैंसर जो है इंडिया का वो कोलॉन कैंसर है, बड़ी आंत का कैंसर। उसका सिंपल टेस्ट है, एक स्टूल टेस्ट है, जो 30 या 40 की एज के बाद से हर एक को साल में एक बार करना चाहिए, कि स्टूल में ब्लड तो नहीं निकल रहा है। उसको एफआईटी टेस्ट बोलते हैं। स्टूल में अगर ब्लड निकल रहा है तो अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होने का चांस है। कैंसर अगर होता है तो जनरली शुरुआती स्टेज में ही कहीं ना कहीं ब्लीडिंग होती रहती है थोड़ी सी, और वो टेस्ट में डिटेक्ट हो जाती है। तो ये 4 बड़े कैंसर हैं, इसको हम लगभग स्टेज 0 पे या स्टेज 1 में पकड़ के 90 to 100% एक्यूरेसी से जड़ से खत्म कर सकते हैं। जो लॉन्ग टर्म स्मोकर्स हैं उनको एक लो डोज सीटी चेस्ट करवाना चाहिए। वो साल में एक बार या 2 साल में एक बार, अलग अलग लोगों के हिसाब से रिकमेंडेशन होता है। उससे लंग कैंसर जल्दी पकड़ में आ जाते हैं, क्योंकि लंग कैंसर सिर्फ इंडिया में नहीं, वर्ल्ड वाइड ज्यादातर स्टेज 3 स्टेज 4 में ही पकड़ में आते हैं। तो वो ब्रेकिंग बैड अगर देखा है तो ब्रेकिंग बैड वाला जो सिनेरियो है वो वही है कि लंग कैंसर जब तक सिम्टोमेटिक होते हैं तब तक वो स्टेज 3 या स्टेज 4 हो चुके रहते हैं। तो अपन वॉल्टर वाइट ना बने और उसके पहले ही अपना ट्रीटमेंट करवा लें। हाँ नहीं, ये आपने अच्छी बात बताई। और वॉल्टर वाइट वाला जो सीरीज है ना सर, मेरा अभी चल ही रहा है वो, मैं अभी सीजन 5 पे पहुंचा हूँ। और वो सीरीज अगर किसी ने नहीं देखी और देखना चाहे तो देख सकते, थोड़ी सी डार्क है, बहुत मतलब थोड़ा डर। सा उसमें एक डार्क साइड ऑफ द लाइफ दिखाया है। और मैं अब डाइग्रेस कर जाऊंगा हमारे टॉपिक से, क्योंकि वो सीरीज में अभी रिसेंटली मेरा जो चल रहा है वो ये देखने में आ रहा है कि कैसे एक इंसान की लाइफ, जब उसको कैंसर डिटेक्ट होता है तो कैसे उसकी लाइफ पूरी तरह से मतलब चेंज हो जाती है, उसका थॉट करेक्ट। प्रोसेस, उसकी फैमिली पूरा। तो ये एक इतना इतना सीरियस टॉपिक है कि इसको समझना, और जो सर ने अभी बताया स्क्रीनिंग के जो प्रिकॉशंस बताए हैं, ये कितने ही इंपॉर्टेंट है कि अगर स्टेज 0 पे पकड़ लिया किसी चीज़ को। मैं बताता हूँ सर, हमारे यहाँ पे एक रिलेटिव है, उनको तकरीबन 30 साल पहले थ्रोट में एक बार उनको कुछ प्रॉब्लम हुई।
तो जैसे ही प्रॉब्लम हुई, मतलब उनको कुछ कॉफ इस तरह का कुछ हुआ, पेन से मिश्रित था वो, तो डॉक्टर के पास गए। और लकी थे वो कि जब उनको यहाँ से बायोप्सी के लिए निकाला, उन्होंने बोला कि भाई मुझे सस्पेशन है, डॉक्टर ने, तो उन्होंने बायोप्सी के लिए पीस निकाला यहाँ से। और वो बोलते हैं कि वो बायोप्सी में ही निकल गया पूरा। उसके बाद उनको कीमो करेक्ट। वगैरह वोकल देके। कॉर्ड पॉलिप्स काफी सारे ऐसे ही होते हैं। वो एकदम वोकल कॉर्ड के ऊपर होते हैं, वो बहुत जल्दी पकड़ में आ जाते हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट आता है उसका। एग्जैक्टली exactly। तो वो मतलब अभी भी हैं और हेल्दी हैं, अब 70 क्रॉस कर चुके हैं। ये 30 साल पहले की बात है। तो द थिंग इज, जो मुझे लगता है स्क्रीनिंग तो है ही, और साथ में सिम्टम्स, जिसकी मैं अब बात करना चाहता हूं सर, कि अगर सिम्टम है तो उसको इग्नोर ना करें। ये जो चीज़ है ना, वो मुझे आपसे पूछनी थी कि क्या ऐसा सिम्टम मुझे लग रहा है कि मानो कुछ भी लग रहा है मेरी बॉडी में, तो व्हेन इज इट टाइम टू से कि भाई मुझे अब डॉक्टर के पास विजिट कर लेना चाहिए? तो जनरली 6-7 इसके ग्रुप ऑफ सिम्टम्स होते हैं जो कैंसर की तरफ हमको पॉइंट करते हैं। क्योंकि कैंसर एक बीमारी नहीं है, इसलिए उसके सिम्टम्स भी बहुत वेरिड होते हैं। तो सबसे कॉमन सिम्टम है कोई भी गांठ जो 15 दिन से ज्यादा बनी हुई है। अब बहुत सारे लोगों को बचपन से छोटी छोटी गांठें होती हैं, वो ज्यादातर डेंजरस नहीं होती हैं। तो उन गांठों में अगर कोई चेंज आने लगे तो आपको डॉक्टर से मिल लेना चाहिए। अगर आपको 15-20 साल से कोई स्किन पे गांठ है, तो वो कोई चेंज आए तो डॉक्टर से मिल लेना चाहिए। लेकिन सबसे कॉमनली ये होता है ब्रेस्ट कैंसर में। तो कोई भी गांठ ब्रेस्ट में फील हो रही है जो 15 दिन से ज्यादा चल रही है, तो आपको डॉक्टर से मिल लेना चाहिए। मुंह में कोई भी छाला या गांठ, या बॉडी में कहीं पे भी कोई भी घाव जो 15 से 20 दिन में अगर भर नहीं रहा है, क्योंकि मुंह में छाले हम सबको कभी ना कभी छोटे मोटे होते रहते हैं, वो होते हैं, थोड़े दिन में ठीक हो जाते हैं और हम लाइफ में आगे बढ़ जाते हैं। बट अगर 15 से 20 दिन में वो मुंह का छाला भरा नहीं है, तो डॉक्टर के पास जाके मिलना चाहिए। तीसरा, कोई भी अबनॉर्मल ब्लीडिंग। तो ये जैसे मैंने सर्वाइकल कैंसर की बात की, उसका सबसे कॉमन सिम्टम यही होता है कि पीरियड्स के बीच में ब्लीडिंग होना, या पीरियड्स खत्म होने के बाद दोबारा ब्लीडिंग होना चालू होना। तो ये सर्वाइकल कैंसर का सबसे कॉमन सिम्टम होता है। तो कोई भी अबनॉर्मल ब्लीडिंग, वो मोशंस में ब्लीडिंग हो रहा है, वो यूरिन में ब्लड जा रहा है, खांसी में ब्लड आ रहा है, निपल से डिस्चार्ज ब्लडी आ रहा है, तो कहीं से भी अबनॉर्मल ब्लीडिंग होना अंदर कैंसर का साइन हो सकता है। चौथा, एनी चेंज इन योर बाथरूम हैबिट्स। तो आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं रहता था, सडनली कॉन्स्टिपेशन रहने लग गया, सडनली मोशंस में ऐसा म्यूकस म्यूकस जैसा चिकना चिकना जा रहा है, बार बार रात को बाथरूम के लिए उठना पड़ रहा है, बाथरूम होता है लेकिन पूरा ठीक से नहीं हुआ, ऐसी फीलिंग आती है। तो इनमें से कोई भी सिम्टम अगर है, अगेन 15 से 20 दिन से ज्यादा अगर चल रहे हैं, तो एक बार डॉक्टर से मिलना है। पांचवा, अनएक्सपेक्टेड वेट लॉस। आप मेहनत नहीं कर रहे हैं, डाइट नहीं कर रहे हैं और वजन कम हो गया है, तो याद रखिए भगवान इतने मेहरबान कभी होते नहीं हैं। तो कोई ना कोई बीमारी अंदर है, तो उसका थोड़ा सा किसी से जाके मिल लीजिए, किसी से चेकअप करवा लीजिए कि क्यों ये वेट लॉस हो रहा है। जरूरी नहीं है कैंसर ही हो, बहुत सारी बीमारियों में अनएक्सपेक्टेड वेट लॉस हो सकता है। अ, पांचवा, एनी चेंज इन वॉइस और swallowing। तो खाना निगलने में तकलीफ हो रही है, खाना खाने के बाद तुरंत एकदम थोड़ा सा खाना खा के एकदम पेट भरा भरा लग रहा है, आवाज में बदलाव आ रहा है, तो ये गले से लेके पेट तक के कैंसर्स के साइंस इसमें हो सकते हैं। और कोई भी प्रोलॉन्ग्ड और नैगिंग कॉफ बोलते हैं, मतलब जो परेशान करने वाली खांसी है, जो रात को आपको सोने ना दे, आपको उठ उठ के जोर जोर से खांसना पड़ रहा है, एकदम जोर जोर से खांसी आ रही। अगेन, जो ब्रेकिंग बैड में वो एक्चुअली दिखाया है, वॉल्टर वाइट बहुत ज्यादा जोर जोर से ऐसे खांसता है और रोक नहीं पाता। तो वो एक साइन हो सकता है कैंसर होने का। और कोई भी अनएक्सपेक्टेड अनीमिया, अनीमिया जो हो रहा है और आप आयरन वगैरह खा के देखा, उससे नहीं करेक्ट हुआ, तो वो भी कैंसर का साइन हो सकता है। बहुत लंबी लिस्ट दे दी है, और इसमें डिस्क्लेमर यही है कि इनमें से कोई भी चीज गारंटी नहीं है कैंसर होने का।
आपके मुंह में अगर छाला है या ब्रेस्ट में गांठ है या कोई अबनॉर्मल ब्लीडिंग हुई है तो अब तो कैंसर हो ही गया मान के मत चलिए। ज्यादातर ये कैंसर नहीं होते हैं, लेकिन कैंसर अगर है तो वो इनमें से किसी तरह से मैनिफेस्ट ज्यादातर करते हैं। इसलिए चेकअप करवा लीजिए, डॉक्टर से मिल लीजिए। हमारी शक्ल थोड़ी डरावनी होती है लेकिन हम आपका डर दूर कर देंगे। नहीं, काफी काफी इंपॉर्टेंट आपने ये प्रिकॉशंस बताए हैं सर, और ये तो सावधानी के लिए है कि भाई सावधानी बनी रहे। ठीक है, डॉक्टर के पास जाना एक थोड़ा सा कई बार हैसल हो जाता है, लोग लापरवाही कर जाते हैं कि यार कौन जाएगा वहाँ, वेट करना पड़ेगा, अपॉइंटमेंट लो। बट आई थिंक ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे साथ जो हुआ था यही हुआ था। इनमें से एक जो आपने बताया अनएक्सपेक्टेड वेट लॉस, मेरे फादर के साथ जो हुआ था एग्जैक्टली यही हुआ था। उनकी भूख बहुत कम हो गई थी अचानक से, और उनका वजन मतलब बहुत सडनली ड्रॉप होने लगा था। एंड देन वी रियलाइज कि यार कुछ ना कुछ तो रॉन्ग है, क्योंकि इतना अच्छे से खाते पीते थे, एक्टिव थे, तो देर इज समथिंग रॉन्ग नाउ। एंड दैट्स वेयर वी फाउंड आउट। बट वही है कि सर इसमें टाइप ऑफ द कैंसर डिसाइड, जैसे अब पेट के कैंसर हैं, शायद वो स्टेज 3 पे ही जाके डिटेक्ट होता है, isn't it? बहुत सारे कैंसर्स हैं, जैसे गॉल ब्लैडर के हैं, पेनक्रियास के हैं, स्टमक के हैं। उनको अर्ली डिटेक्शन के अभी तक बहुत अच्छे अपने पास तरीके नहीं हैं। जो बड़ी आंत के कोलोन के कैंसर्स हैं, जो फॉर्चुनेटली ये गॉल ब्लैडर और पेनक्रियास के कैंसर्स उतने कॉमन नहीं हैं। बट ये हमारे जो हमारा जो सफरिंग है कैंसर से रिलेटेड, उसका एक बहुत बड़ा पार्ट है, क्योंकि ज्यादातर ये लेट डिटेक्ट होते हैं और ज्यादातर उस टाइम पे उसको जड़ से खत्म करना लगभग इम्पॉसिबल हो जाता है। बड़ी आंत के कैंसर्स अक्सर जल्दी प्रेजेंट कर देते हैं, जल्दी पता चल जाते हैं, और वो थोड़े इनसे ज्यादा कॉमन है। बट हाँ, तो कुछ कंट्रीज हैं जैसे जापान और कोरिया है, वहां पे उनके डाइट के कुछ फैक्टर्स की वजह से स्टमक कैंसर्स बहुत कॉमन है। तो ये जो मैं स्क्रीनिंग टेस्ट बोल रहा था ना हर साल करवाने का, वहां पे एंडोस्कोपी भी एक स्क्रीनिंग टेस्ट है। तो एक प्रपोजल आया है, मैंने भी कुछ फोरम्स में बात किया है कि इन नॉर्थ इंडिया में गॉल ब्लैडर का कैंसर बहुत ज्यादा कॉमन है। पूरा बेल्ट, पंजाब से लेके अक्रॉस हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार टिल बंगाल, ये पूरा जो गेंजेटिक बेल्ट है उसमें ये बहुत कॉमन है। गॉल ब्लैडर के कैंसर्स जो वर्ल्ड में बहुत जगहों पे उतने कॉमन नहीं है। तो क्या इस जगह पे लोगों को ईयरली अल्ट्रासाउंड करवा लेना चाहिए? कुछ लोगों से डिस्कशन चल रहा है, इसका रिसर्च प्लान करना और उसको प्रूव करना कि फायदा होगा बड़ा मुश्किल है। बट अगर आप इस प्लेन में रह इस पूरे बेल्ट में रह रहे हैं तो अल्ट्रासाउंड में कोई रेडिएशन नहीं होता है, कोई रिस्क नहीं होता है, इतना ज्यादा महंगा भी नहीं होता है। मैं जनरली एडवाइस करता हूँ कि अगर आप उस बेल्ट में हैं तो साल में एक बार पेट का अल्ट्रासाउंड करवा लीजिए। उससे गॉल ब्लैडर के, पैंक्रियाज के, लिवर के कैंसर्स जल्दी पकड़ में आ सकते हैं और उनका ट्रीटमेंट उस टाइम पे किया जा सकता ये बिल्कुल सटीक बात कही सर। एक्सपीरियंस मेरा, इस मेरे पिताजी को जो था गॉल ब्लैडर ही कैंसर था, स्टेज 3 में हमें डिटेक्ट हुआ था। और एज यू सेड कि इसको, सो उनका पूरा ट्रीटमेंट होने के बाद उनको जेमसिटाबिन, मुझे अभी भी याद है सारी जो दवाइयाँ लगी थी, जेमसिटाबिन इसकी कीमो लगी थी उनको, पूरे साइकिल्स करने के बाद उनको ये था सर्जरी होने के बाद कि उनको अभी नहीं है बॉडी में। बट आफ्टर 3 मंथ्स और 4 मंथ्स इट रीअकर्ड। सो जो आपने है। एग्जैक्टली बोला कि उसको जड़ से हटा पाना काफी मुश्किल है। और अल्ट्रासाउंड जो, जिसको हम देसी भाषा में हम लोग सोनोग्राफी बोलते हैं, वो मैं तो अब हर साल करा रहा हूँ जब से हुआ है, क्योंकि हमारी फैमिली में एक डर भी बैठ गया है हम लोग को। एक ट्रॉमा जो होता है ना, एक इमोशनल जो बिल्कुल। डर होता है, वो पूरी तरह से बैठ चुका है। तो इसीलिए हम लोग हर साल करवा लेते हैं कि यार फुल बॉडी चेकअप करा ही रहे हैं। सोनोग्राफी कराना बहुत ईजी है, सेफ है, जैसा आपने बताया। तो व्यूअर्स के लिए आई थिंक ये काफ़ी एक बड़ा ही टेक अवे है, की टेक अवे है कि पेट से रिलेटेड जो चीज़ें बहुत लेट डिटेक्ट होती हैं, क्योंकि वो स्टेज 3 में जाके ही डिटेक्ट होती है, क्योंकि वो अंदर के ऑर्गन्स में हो रही हैं, बाहर उसका स्किन पे कहीं कोई पता ही नहीं लग रहा है। तो उस केस में तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है अल्ट्रा साउंड वगैरह जो टेस्ट हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट आपने बताया सर, उसके लिए थैंक यू। और व्यूअर्स को ये बोलना चाहूंगा कि हम पिछले 50-60 मिनट से, मुझे नहीं मालूम, टाइम का पता ही नहीं लगा, डिस्कशन कर रहे हैं। सर की नॉलेज आपको अच्छी लग रही है, समझ में आ रहा है, तो सर को थैंक यू बोलते जाइएगा कमेंट्स में, आप एंगेजमेंट, अपना एक्सपीरियंस लिखता जाइएगा। और हाँ, सर का एक यूट्यूब चैनल भी है और इंस्टाग्राम पे भी सर हैं, तो आप चाहें तो इनको फॉलो कर सकते हैं।
जिससे कि वो आपको टाइमली हेल्थ के बारे में मतलब एक एडवाइस, एक फ्रेंड की एडवाइस जिसको कहते हैं, वो मिल जाए। ठीक है सर, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि अगर किसी को हो जाता है सारे प्रिकॉशंस लेने के बाद, और मान लीजिए कि किस्मत, भाग्य, लक, कर्मा, जो भी कहना चाहें, पनिशमेंट, है ना, हो गया, पहली चीज क्या करनी चाहिए? और उस वक्त, क्योंकि मैं गुजरा हूं तो मुझे याद है वो चीजें, मेरे मेमोरी में एकदम विविडली मुझे चीजें याद हैं। तो रिएक्शन ये होता है पहला कि वाई मी, वाई अस एज ए फैमिली, वो आता है। इमोशनली कैसे डील करें सर, जब भी किसी को अगर फैमिली में हो जाए, आसपास किसी के हमारे हो जाए, रिलेशन में, हमारे नेटवर्क में, फ्रेंड सर्कल में, क्या करें? पहली चीज क्या होनी चाहिए सर? हमारा जो हमारे कल्चर में ना, कोई भी जैसे किसी की डेथ होती है तो सबको पता है उससे डील करना बड़ा मुश्किल है फैमिली में किसी के जाने से। तो हमारे कल्चर में ना उसके लिए रिचुअल्स बना दिए। ये मेरे पापा ने बचपन में मेरे को बोला था, हमारे घर में किसी की डेथ हुई थी तो आज ये करना है, कल वो करना है, 13वीं का ये करना है, उसके लिए तैयारी करना है, इतने लोगों को बुलाना है, घर में मेहमान आए हैं उनका ध्यान रखना है। तो ये सब करने से ना हमारे को सोचने का टाइम नहीं मिलता है उस टाइम पे। ग्रीफ तो खैर वो लाइफ लॉन्ग रहता है जो भी रहता है, बट वो जो अक्यूट पीरियड ऑफ ग्रीफ है ना, उसको हमारे जो पूर्वज हमको एक तरीका बता के गए हैं कि उससे कैसे डील करें, कि अपने दिमाग को ऑक्यूपाई कर दीजिए कि अब नेक्स्ट स्टेप्स क्या है, नेक्स्ट करना क्या है, और कैसे क्या क्या हमारे रिचुअल्स हैं। तो मेडिसिन में रिचुअल्स जो हैं वो आपके पंडित की जगह डॉक्टर बताते हैं। तो वो डॉक्टर जो रिचुअल्स बताते जाएं वो रिचुअल्स करते जाइए, अपने लाइफस्टाइल पे थोड़ा सा ध्यान रखिए, और अपने टेस्ट्स का और उस सब के बारे में जो नेक्स्ट स्टेप्स हैं उसको फॉलो करते जाइए। मैंने ज्यादातर ये देखा है कि जो लोग पैरालाइज हो जाते हैं डर के मारे और कुछ नहीं कर पाते हैं, वो फिर और डिप्रेशन में जाते जाते हैं। जब आपको एक ह्यूमन टेंडेंसी भी है, जब हमको लग रहा है ना कि हम आगे बढ़ रहे हैं, हम कुछ कर रहे हैं, हम लड़ रहे हैं, तो हमारा ब्रेन भी हमको हमारे साथ देता है कि नहीं ठीक है, प्रॉब्लम है बट अपन उससे लड़ रहे हैं। तो उस टाइम पे पैरालाइज मत होइए, उस टाइम पे आप बिल्कुल भी पैनिक मत करिए। बोलना आसान है, मैं जानता हूँ बोलना बहुत आसान है, बट पैनिक से बचने का तरीका यही है कि अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ ध्यान रखिए। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप ये है, नेक्स्ट ये होगा, अब ये नेक्स्ट ये होगा। एक टाइम था जब जैसे रायपुर जैसे शहर में बायोप्सी का रिपोर्ट आने में 7 7 8 8 दिन लग जाते थे, तो उस बीच में मैंने लोगों को डिप्रेशन में जाते हुए देखा है। अब वो बात नहीं रही। अभी हमारे हॉस्पिटल में आज अगर हमने बायोप्सी का सैंपल लिया तो कल हम आपको रिपोर्ट के साथ और आगे का प्लान डिस्कस कर सकते हैं। तो बस वो रिचुअल्स में घुस जाना मेडिसिन के और ट्रीटमेंट के, वही बेस्ट तरीका है। और इसी में एक और तरीका ये भी है, क्योंकि देखिए जमाना ऐसा है कि हमको कोई भी कुछ एडवाइस देता है प्रोफेशनल, भले ही वो प्लम्बर से लेके न्यूरोसर्जन तक कोई भी हो, तो हम यही सोचते हैं कि इसमें इसका क्या फायदा है। तो सेकंड ओपिनियन ले लेना इज अ वेरी गुड आइडिया, स्पेशली ऑनलाइन सेकंड ओपिनियन ले लेना जिसमें डॉक्टर का कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है उसमें। एक सेकंड ओपिनियन ले लीजिए, दोनों डॉक्टर अगर मोरलेस सेम चीज बोल रहे हैं तो यू कैन बी श्योर कि ठीक है अपन सही रास्ते पे हैं, और उस रास्ते पे आगे बढ़ जाइए। ये बहुत से लोगों को एक पीस ऑफ माइंड देता है। सेकंड ओपिनियन किसी से ले लीजिए, थर्ड ओपिनियन ले लीजिए, फोर्थ ओपिनियन ले लीजिए, लेकिन डिसीजन में डिले नहीं करिए, क्योंकि डिले सबसे बड़ा आपके मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ दोनों को सबसे ज्यादा खराब करता है। बिल्कुल सर, जो आपने इमोशनली डिप्रेशन की जो बात करी, जो वो पीरियड होता है वो काफ़ी एक कहते हैं ना इंटेंस पीरियड होता है। मैं गुजरा हूँ इसलिए मुझे मालूम है वो पीरियड कितना ही खराब होता है इमोशनली। और मैं अभी थोड़े दिन पहले प्रेमादास जी जो हैं, संत हैं, उनका एक वीडियो देख रहा था। तो वहाँ पे एक इंसान आता है, आई थिंक 18 साल या 20 साल का उनका बेटा है, और वो कहते हैं कि महाराज इनको कैंसर हो गया है, तो थोड़ा आप हमें मार्गदर्शन करें। तो उसमें ना वो एक अच्छी बात कहते हैं, देखिए संत के पास मेडिसिन्स तो है नहीं जो आपके पास हैं, ठीक है सर। तो उनने एक बहुत अच्छी बात कही, उनने कहा कि आप इलाज कराओ अपना, सारा जो चीज़ है वो है, और जो होगा वो होगा। वो अगर होनी है तो बचना है तो बचोगे, नहीं बचना है तो नहीं बचोगे। लेकिन उन्होंने एक साथ में एक बहुत बड़ी बात करी, जो हमारे ऋषि मुनि जो कहते हैं वो कहते हैं, उन्होंने कहा कि आप साथ में
राधा राधा जप करो, जो सनातन धर्म के हिसाब से है, उनका जो रूट कॉज मुझे समझ में आया वो यही आया कि उस वक्त आपको इमोशनल स्ट्रेंथ बहुत चाहिए होती है। और करेक्ट। वो जो एक आप जाप कर रहे हो, और वो बोले कि आप करो, जिनको हुआ है, बच्चे को जिनको हुआ था 18-20 साल के, बोले आप करो, और आप एक कनेक्शन अपना बनाओ कृष्णा के साथ, जो भी उनका कहना कृष्णा था, लेकिन मैं कहता हूं कि जो भी जहां भी आपका कनेक्शन है, वो कनेक्शन को स्ट्रांग करो, क्योंकि उस वक्त में मुझे लगता है कि मेडिसिन तो हैं ही साथ में, लेकिन बड़ी मेडिसिन एक इमोशंस भी होते हैं कि आप कितना पॉजिटिव रख पाते हो। बिल्कुल। और कहना जैसा आपने कहा जयेश सर की, मुश्किल है ये कहना, बहुत आसान होता है किसी के लिए, लेकिन मैं एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ ये चीज़ कि जब हमारे साथ हुआ था, तो हम लोगों ने भी ये चीज़ें करके, एक वो जो बहुत ही गंदा फेज होता है, रात को नींद नहीं आती है, परिवार में जब किसी को हो जाता है, या आपके रिलेटिव में या किसी चाहने वाले के साथ होता है, आपको नींद नहीं आती है लिटरली, और वो सफरिंग्स देखते जब आप हो, तो बहुत ही इमोशनल डिस्टर्बेंस होता है। तो उसको काम डाउन करने के लिए एक कनेक्शन, जिसको भी आप मानते हैं, गॉड, अल्लाह, भगवान, जीसस, जिसकी भी की आपकी कनेक्शन है, उनके साथ करें, तो मुझे वो भी एक काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट बिल्कुल। पर्सपेक्टिव लगा, और मैं बिल्कुल। अपने व्यूअर्स के साथ यहाँ पर अपने 2 सेंस शेयर करना चाहूँगा उस चीज़ में। सर, एक और मेरा क्वेश्चन था, सवाल था, मुझे नहीं पता अगर आपके पास समय और है, मैं आपका थोड़ा सा समय और ले सकता हूँ, क्योंकि बिल्कुल। ये जो कॉन्वर्सेशन चल रहा है मुझे लगता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और मैं इसको थोड़ा सा और समय अगर आप इजाज़त दें तो लेना चाहूँगा। बिल्कुल। फास्टिंग को लेके सर, ये काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने पढ़ी थी, सुनी थी, मतलब थोड़ा बहुत रिसर्च भी करा, कि जो कैंसर किसी को अगर हो जाता है, तो उसके बाद फास्टिंग अगर वो करते हैं, थोड़ी इंटरमिटेंट फास्टिंग है या थोड़ी लॉन्ग आर की फास्टिंग है, उससे उनको शायद थोड़ा फायदा होता है। आपका इसमें मेडिकल साइंस का क्या कहना है इस बारे में? तो फास्टिंग दो तरह का है। एक फास्टिंग है जो कैंसर प्रिवेंशन के लिए। कैंसर प्रिवेंशन में फास्टिंग का बहुत क्लियर रोल है। अगर आपकी लाइफस्टाइल एक्टिव है, आप का डाइट इंटेक सही है, और आप साथ में फास्टिंग भी करते हैं, तो वो हमारे इंटरनल सेल्यूलर रिपेयर में मदद करता है। बहुत सारे कैंसर्स बनने से पहले खत्म होते हैं। बहुत सारे सेल्स जो उस तरफ डिजनरेशन की तरफ जा रहे हैं, उसको हमारी बॉडी, क्योंकि जब एनर्जी नहीं है बॉडी में, तो वो जो सबसे खराब सेल्स हैं उसको ब्रेक डाउन करके उससे हमारी बॉडी एनर्जी निकालती है। तो उसमें ऐसे बहुत सारे सेल्स चपेटे में आ जाते हैं, और कैंसर का रिस्क कम होता है। जीरो फिर भी नहीं होता है, इसलिए उसके बाद भी वो स्क्रीनिंग और वो सब जरूरी है। लेकिन कैंसर एक बार हो गया, उसके बाद फास्टिंग करने से कैंसर कम नहीं होता है। इनफैक्ट उसके दो प्रॉब्लम्स हैं। एक तो ज्यादातर हमारे कैंसर पेशेंट्स का न्यूट्रिशन जितना होना चाहिए उससे कम होता है। हम यूएसए नहीं है कि हमारे कैंसर पेशेंट्स 150 200 किलो के हैं। हमारे कैंसर पेशेंट्स 30 30 40 40 किलो के हो जाते हैं। उनका न्यूट्रिशन वैसे ही कम रहता है, उनका प्रोटीन रिक्वायरमेंट, प्रोटीन तो इनटेक बहुत ही कम रहता है। और बॉडी में हम जितने पेशेंट्स का टेस्ट करते हैं ना, जितना एल्ब्यूमिन होना चाहिए उतना एल्ब्यूमिन आना बहुत ही रेयर है। ज्यादातर कम ही होता है। वो कितना कम है बस उसी पे बात होती है कि ओके इसका बहुत सिवियर है, इसका ओके माइल्ड है। तो इंडियन पेशेंट्स के लिए फास्टिंग डेंजरस हो सकती है, क्योंकि आपको उस टाइम पे बॉडी को लड़ने के लिए न्यूट्रिशन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, और न्यूट्रिशन को हमको वो कम नहीं करना है। दूसरा, कैंसर सेल्स बहुत शाणे होते हैं। वो ऑटोफेजी को यूज करते हैं। ऑटोफेजी जो बॉडी का क्लीनिंग मैकेनिज्म है, कैंसर सेल्स उसको यूज करके, जो कैंसर सेल्स कीमो से और रेडिएशन से ससेप्टेबल हैं, उन कैंसर सेल्स को खत्म करते हैं। और रेडिएशन और कीमोथेरेपी से रेजिस्टेंट सेल्स बढ़ते हैं। दूसरा, कैंसर सेल्स जब बॉडी का एनर्जी रिक्वायरमेंट कम, एनर्जी इनटेक कम हो जाता है जितना रिक्वायरमेंट है उससे, तो कैंसर सेल्स ना वो किसी शहर के डॉन की तरह हैं। कि आप अगर शहर की नाकेबंदी कर दो, वहां पे कोई खाने का सामान न जाने दो, तो वो बाकी लोगों का खाना छीन के वो खा जाएगा, लेकिन आखिरी आदमी जो मरेगा वो डॉन ही होगा। तो कैंसर सेल वो डॉन है। तो अगर आपकी बॉडी का जितना रिक्वायरमेंट है उससे कम एनर्जी, कम प्रोटीन जा रहा है, तो कैंसर सेल तो ग्रो होता ही रहेगा। बाकी की बॉडी जितना होना चाहिए उससे और ज्यादा तेजी से ब्रेक डाउन करेगी और ज्यादा तेजी से कमजोर होगी।
एक सिचुएशन में कैंसर पेशेंट्स में इसका बेनिफिट देखा गया है। इंटरमिटेंट फास्टिंग कीमोथेरेपी से कुछ पहले, अगर आपका अदरवाइज न्यूट्रिशनल स्टेटस अच्छा है, बॉडी वेट अंडरवेट नहीं है, आपका फूड इनटेक अदरवाइज ठीक चल रहा है, तो डॉक्टर से सलाह लेके कीमोथेरेपी से एक दिन पहले या 2 दिन पहले फास्टिंग करने से कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट्स कम होने का क्लियर एविडेंस है। और अनक्लियर एविडेंस है, मिक्स्ड एविडेंस है कि कीमोथेरेपी का इफेक्ट भी शायद बढ़ सकता है। बट कैंसर पेशेंट्स विदाउट ट्रीटमेंट फास्ट करते हैं तो वो ज्यादा तेजी से डेथ की तरफ बढ़ते हैं, ज्यादा तेजी से रिकवरी की तरफ नहीं बढ़ते हैं। ओके, 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 ठीक है। सर, स्टेज 4 के जो कैंसर केसेस होते हैं उसमें कितना क्योर अब हो चुका है पॉसिबल वर्सेस लेट्स से 20 years बैक? अगेन कैंसर का स्टेज 4 एक नहीं होता है। हर ऑर्गन का, उस ऑर्गन के भी अलग अलग टाइप के कैंसर्स का अलग अलग होता है। कोई भी स्टेज 1 ऑफ वन कैंसर इज नॉट द सेम एज स्टेज 1 ऑफ अनदर कैंसर। बट इन जनरल बोले तो स्टेज 4 में ज्यादातर कॉमन कैंसर्स में हमारा एम क्योर नहीं होता है। उसमें हमारा एम होता है कैंसर की वजह से जो सिम्टम्स प्रेजेंट होने वाले हैं उनको प्रिवेंट करना, और अगर हो रहे हैं तो उनको ट्रीट करना। और सेकेंडली, जितना हो सके आपको एक मीनिंगफुल लाइफ देने की तरफ आगे बढ़ना। तो मैं मेरे पेशेंट्स को यही बोलता हूँ जो स्टेज 4 पेशेंट्स हैं कि देखिए, जाना हम सबको है एक ना एक दिन, अमर हम में से कोई नहीं है। जब हम जा रहे हैं तो उस टाइम पे हमारी बॉडी में कैंसर के सेल्स हैं कि नहीं है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। हमने उसके पहले जो लाइफ जिया वो कितनी लंबी थी और मीनिंगफुल थी और कितना सिम्टम फ्री था, वो इम्पोर्टेंट है। तो उस टाइम पे हमारा फोकस ज्यादातर कॉमन कैंसर्स में एक मीनिंगफुल एंड सिम्टम फ्री लाइफ देने की तरफ होता है। तो स्टेज 4 मतलब जनरली कि जिस जहाँ पे बीमारी चालू हुई है उससे कहीं बहुत ज्यादा दूसरी जगह फैल गई है। जैसे ब्रेस्ट कैंसर बोन्स में फैल गया है, लिवर कैंसर लंग्स में फैल गया है। तो उस टाइम पे वो कैंसर ब्लड में फैल चुका है, उसको जड़ से खत्म करने का अभी तक कोई तरीका नहीं है। लेकिन वो जहाँ पे फैला है वहां पे कुछ ना कुछ सिम्टम्स क्रिएट कर रहा है। उन सिम्टम्स को कंट्रोल करने के लिए या तो ट्यूमर को कम करना है, उसके लिए मेडिसिन देते हैं, कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। या फिर वो उस एरिया में टारगेटेड रेडिएशन देना है। जैसे बोन में जब कैंसर फैल जाता है तो उस जगह पे टारगेटेड रेडिएशन देके वो बोन का पेन को हम जनरली परमानेंटली खत्म कर देते हैं उस जगह पे। तो उस टाइम पे हमारा फोकस बॉडी से हर कैंसर सेल को हटाना नहीं रहता है। मीनिंगफुल लाइफ, पेन फ्री लाइफ, और जितनी हो सके उतनी लॉन्ग लाइफ लेना है। मेरे पेशेंट्स हैं जो 15-15 साल से ब्रेस्ट कैंसर हार्मोन पॉजिटिव, वो हार्मोन थेरेपी ले रही हैं। एक थी जिनका बेटा तब 12वीं में था, अभी उसकी शादी हो गई है, अब वो अपने पोते के साथ खेल रही हैं। तो उनकी बॉडी में कैंसर है तो वो क्योर नहीं हुआ, इसलिए उनके ये 12 साल 13 साल जो उनको लाइफ मिली है वो मीनिंगफुल नहीं है। वो मैं मेरे हिसाब से सही सोचने का तरीका नहीं है। तो मतलब स्टेज 4 होने के बाद भी ऐसा नहीं है कि मतलब अगले लाइफ दिन? खत्म नहीं होती है। हाँ, वही देखिए, वही मैं। लाइफ खत्म हम सबकी कभी ना कभी होनी है। जी, जी, लेकिन वो कैंसर है बॉडी में इसलिए लाइफ खत्म नहीं होनी चाहिए। जी। और सर, स्टेज 3 में चांसेस क्या इम्प्रूव हुए हैं अगर किसी को पहले? हर 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 स्टेज में चांस इंप्रूव हुए हैं। हर अच्छा। स्टेज में पहले से ट्रीटमेंट धीरे धीरे बेटर होता जा रहा है। और अगेन वो स्टेज 3 ऑफ गॉल ब्लैडर और स्टेज 3 ऑफ ओरल कैंसर दो कंप्लीटली डिफरेंट बीमारियां हैं। दोनों के कंप्लीटली डिफरेंट रिजल्ट्स हैं। इसीलिए हम ऐसे जनरली नहीं करते हैं। हम पेशेंट से भी उनके इंडिविजुअल लेवल पे बात करते हैं। और एक चीज मैं ज्यादातर पेशेंट्स को भी मैं यही बोलता हूँ, सब पूछते हैं कि कितना चांस है। तो वो कितना चांस है ना, वो रिसर्च के लिए और एनालिसिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बट एक पर्टिकुलर पेशेंट के लिए ना वो एक बहुत मीनिंगलेस नंबर है। कि अगर 60% चांस है किसी में, तो वो 60% लोगों के लिए 100% चांस है और 40% लोगों के लिए 0% चांस है। तो वो ओवरऑल बाकी कितने लोग बच रहे हैं उससे आपको क्या फर्क पड़ता है?
तो जनरली मैं ये पेशेंट के सर्वाइवल के चांसेस में, मैं पेशेंट से डिस्कशन में भी ज्यादा इस थिंकिंग को एनकरेज नहीं करता हूँ। जी जी। नहीं सर, वो एक्चुअली ना एक नेचुरल क्वेश्चन होता है कि भाई हमारे क्या होप्स हाँ, बढ़े, हमारे चांसेस बढ़े। ये एक क्वेश्चन आ बिल्कुल जाता है बिल्कुल। क्योंकि ह्यूमन नेचर है ये। तो आई कैन बिल्कुल। अंडरस्टैंड कि वो क्यों लोग पूछते हैं कि सर नहीं कितना नहीं, आई क्यों। ऑल्सो अंडरस्टैंड वो पूछना, वो नेचुरली मैं भी पूछूंगा, मैं भी सोचूंगा उस बारे में। बट हमको, मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि उस चीज से आगे बढ़ के और हमको अपने क्योरेबल है कि नहीं है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्योर करने के लिए क्या क्या ट्रीटमेंट्स की जरूरत होगी, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और क्या क्या प्रॉब्लम्स हम क्योर के दौरान, ये पूरे ट्रीटमेंट के दौरान क्या क्या प्रॉब्लम्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ज्यादातर हम इन क्वेश्चंस पे फोकस करना ज्यादा पसंद करते हैं, रादर देन कि वो सब करने के बाद 100 में से 50 लोग ठीक होते हैं कि 100 में से 70 लोग ठीक होते हैं, उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है किसी एक इंडिविजुअल पेशेंट को। सर एक और मेरे को हमेशा से क्वेश्चन दिमाग में आता रहा है कैंसर को लेके, कि क्या भारत में और बाहर देशों में ट्रीटमेंट में कोई डिफरेंस है क्या, ऐसा जैसे बहुत लोग यूएस चले जाते हैं ट्रीट कराने के लिए। लोग पहाड़ घूमने भी स्विट्जरलैंड जाते हैं, हमारे सिक्किम के पहाड़ उतने ही अच्छे हैं। जी अमीर लोग अपना वो दिखाने के लिए और बेटर फील करने के लिए करते हैं। आज के जमाने में कैंसर का ट्रीटमेंट कंप्लीटली वर्ल्ड वाइड स्टैंडर्डाइज्ड है। तो आप किसी एक अच्छे ऑन्कोलॉजिस्ट के पास अगर आप इंडिया में ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, किसी ऑन्कोलॉजी सेंटर में या मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में किसी अच्छे ऑन्कोलॉजिस्ट से अगर मिल रहे हैं, तो गाइडलाइंस बहुत क्लियर हैं। और जहां पे गाइडलाइंस में कंफ्यूजन है, वहां पे किस बेसिस पे डिसीजन लेना है वो भी बहुत क्लियर है। उसमें से कुछ डिसीजन आपका ऑन्कोलॉजिस्ट लेगा आपका, आपके सिचुएशन के हिसाब से, और कुछ डिसीजंस आपको लेने रहेंगे। जैसे एक चीज होती है 3 वीकली कीमो, और एक चीज होती है वीकली कीमो। हमको लगेगा कि वीकली कीमो ज्यादा प्रॉब्लम देगा, लेकिन वीकली कीमो में पर कीमो डोज कम रहता है, और इंडियंस उसको ज्यादा बेटर टॉलरेट करते हैं, बजाय कि 3 वीक में एक बार में बहुत ज्यादा डोज देना। तो इसीलिए ज्यादातर वो दोनों ऑप्शंस हैं। ज्यादातर इंडियन डॉक्टर्स इंडियन पेशेंट्स में वीकली कीमो देते हैं, जो हमारे पेशेंट्स ज्यादा बेटर टॉलरेट कर पाते हैं। ऐसे ही सर्जरी में भी बहुत सारे अलग अलग तरह की चीजें हैं जो वो हैं, लेकिन वो स्टैंडर्ड है, और वो दोनों एक्सेप्टेबल ऑप्शंस हैं, तभी आपको वो ऑफर किया जाएगा। नहीं तो वो आपको एक अच्छा ऑन्कोलॉजिस्ट ऑफर ही नहीं करेगा। मेडिसिन मोरलेस सब सेम है, जो भी ब्रांडेड, जो भी रिसर्च मेडिसिन होती हैं, वो जैसे ही लॉन्च होती हैं उसके विद इन अ फ्यू मंथ्स इंडिया में अवेलेबल हो जा रही हैं आजकल। हमारे अप्रूवल प्रोसेस बहुत इम्प्रूव हो गए हैं। सर्जिकल टेक्निक, सर्जिकल इक्विपमेंट में तो अ, हम किसी से भी कम नहीं है। बहुत जल्दी इंडिया में जितनी रोबोटिक सर्जरीज होने वाली हैं, उतनी वर्ल्ड में बहुत कम जगहों पे होगी। प्रोटॉन थेरेपी करके एक नए टाइप का रेडिएशन ट्रीटमेंट आया है, जो यूके से पहले इंडिया में मशीन लगी है। वाह। यूके में जब प्रोटॉन थेरेपी की मशीन नहीं लगी थी, तब तक इंडिया में एक लग चुकी थी और दूसरी ऑलरेडी लगने वाली थी। तो चीजें बहुत तेजी से बदल रही हैं। एक टाइम था जब इंडिया में इंडियन रोड और बाहर की रोड में जमीन आसमान का फर्क हुआ करता था। अब वो नहीं है। अब ज्यादातर चीजें इंडिया में वही हैं जो वर्ल्ड वाइड मिलती हैं। ठीक है सर, समझ में आया सर। सर एक जो अच्छे ऑन्कोलॉजिस्ट, आपने बोला कि एक अच्छे ऑन्कोलॉजिस्ट के पास जाइए, आप स्माइल कर रहे हैं। अम, क्या कैसे मैं, जब किसी को अगर हो अनफॉर्चुनेटली, क्या चीजें देखे एक ऑन्कोलॉजिस्ट में कि भाई। ये बहुत मुश्किल क्वेश्चन है सर। आप डिग्रीज वगैरह चेक कर सकते हैं, बट ये अच्छा फाइनेंशियल एडवाइजर कौन है, अच्छा वकील कौन है, अच्छा डॉक्टर कौन है, ये देवो न जानती कुतो निश्चय। वो तो बहुत ही मुश्किल सवाल है, वो उसका जवाब शॉर्ट में देना पॉसिबल नहीं है।
ठीक है सर, नहीं मैं आपकी बात बिल्कुल, आपने बहुत ही अच्छी एनालॉजी दी कि आप कैसे पता लगाओगे अच्छा फाइनेंशियल एडवाइजर कौन है। क्योंकि बहुत लोग आउटकम से इसको मेजर करते हैं, बहुत लोग वर्ड ऑफ माउथ से मेजर करते हैं। सो आई गेस वॉट एवर वर्क्स फॉर पीपल, ऑफ कोर्स एक्सपीरियंस तो देखोगे जो ही आपकी कितना जो एक्सपीरियंस है। कंसल्टिंग चीजें हैं ना, उसमें मेजर करना बहुत मुश्किल बहुत ही होता है। मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। हाँ, ठीक है। जैसे वकील, एक वकील है जो सिर्फ सिंपल केसेस लेता है, उसका 100% ट्रैक रिकॉर्ड है। वैसे जी। एक डॉक्टर जो बड़े कॉम्प्लिकेटेड केसेस रिफ्यूज कर देता है, उसके जितने पेशेंट्स हैं वो सब ठीक है, लेकिन अगर आपको थोड़ा भी कॉम्प्लिकेशन हुआ तो उसने कभी वो किया ही नहीं है। तो ये इस तरह की चीजें आती हैं इसमें। ऑन ए लाइटर नोट सर, ये भी पूछना चाहूंगा कि अच्छे बाबास को कैसे पहचाने या बाबा जो से कैसे कैंसर का दूर रहें। इलाज करने से मना कर दे वो अच्छा बाबा है। अच्छा, दैट्स वेरी गुड, दैट्स अ गुड डेफिनेशन। क्योंकि मेरा सिंपल चैलेंज होता है, आप बाबा हो, आप शक्कर की गोली वाले डॉक्टर हो, कि आप भभूति वाले डॉक्टर हो, कि आप बस वो नाड़ी देखने वाले डॉक्टर हो, आप अपना डेटा बता दो कि आपकी पद्धति से, आपका पर्सनल भी नहीं, आपकी टेक्निक से अगर 100 पेशेंट आपके पास आते हैं तो उसमें से कितने 5 साल बाद ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है। इसका जो जवाब दे दे वो साइंटिस्ट है। इसका जो जवाब ना दे उसी को ऑल्टरनेटिव मेडिसिन बोलते हैं। ऑल्टरनेटिव मेडिसिन का मतलब वो होता है जिसका कोई भी एविडेंस नहीं है। वो वर्ल्ड वाइड उनको कैंसर का ट्रीटमेंट करना अलाउड नहीं रहता है। इंडियन लॉ ऐसा है कि ऑल्टरनेटिव मेडिसिन में कोई भी ट्रीटमेंट करना अलाउड है। ज्यादातर उनको सिर्फ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट और लाइफस्टाइल मैनेजमेंट ही अलाउड रहता है वेस्टर्न वर्ल्ड में। उनको कैंसर का इलाज करने का और उसका क्लेम करने का परमिशन नहीं होता है। इंडियन लॉ में जब से हम बने हैं तब से ये लॉ है कि मॉडर्न मेडिसिन को एक एक दवा के एक एक साइड इफेक्ट का एक एक डिटेल देना है, और ऑल्टरनेटिव मेडिसिन को कोई भी डिटेल देने की जरूरत नहीं है। बस आपने बोल दिया कि मेरे हिसाब से गिलोय से कैंसर ठीक होता है, तो आप गिलोय देने का पैसा आप ले सकते हैं। ठीक है सर, नहीं बिल्कुल क्लियर हुआ, मुझे बहुत सारी चीज़ें आपसे सीखने मिली। मुझे मालूम है समय की लिमिटेशन है, तो कुछ और लास्ट बात करना चाहेंगे, वरना तो सर मुझे तो नहीं, आई बहुत सीखने थिंक को मिला। निकलते हैं। काफी टाइम हमारा आपने हमको दे दिया, काफी टाइम मेरे को बोलने का मौका दे दिया आपने। इससे ज्यादा आपका भी टाइम मैं नहीं लूंगा। नहीं, थैंक यू सो मच जय सर। और मैं यही उम्मीद करूंगा कि जिस नेकी से आप काम कर रहे हैं, पेशेंट्स को ठीक कर रहे हैं, वो करते रहिए सर। हर एक जान, चाहे वो भारत की हो चाहे भारत के बाहर हो, इम्पॉर्टेंट है। और जिस तरह से आप डील कर रहे हैं सर, और जो सबसे बड़ी बात जो आप अवेयरनेस दे रहे हैं, आप यहाँ पर एक संडे मॉर्निंग में आके अपना समय दे रहे हैं, मेरे लिए, दर्शकों के लिए वो बहुत बड़ी बात है। सो वंस अगेन सर, मेरी तरफ से, मेरे दर्शकों की तरफ से, मेरे टीम की तरफ से, थैंक यू सो 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 मच। आपने बुलाया, आपने मेरे को मौका दिया बात रखने का, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, फिर मुलाकात करेंगे। बिल्कुल। दोस्तों, अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जोर से सब्सक्राइब बटन पे हिट करें, क्योंकि ऐसा कंटेंट क्रिएट करने के लिए मुझे और मेरी टीम को मोटिवेशन चाहिए। और जब आप सब्सक्राइब करते हो हमें ह्यूज मोटिवेशन मिलता है। और मैं आपसे जल्दी ही मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।